नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। 2024 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मिलने मिलाने का दौर जारी है। रणनीति को लेकर मंथन हो रहे हैं। इशारों ही इशारों में गठबंधन हो रहे हैं। तुकबंदी राजनीति में अपनी खास जगह रखती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार काम कर जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में जीत का एक नया फॉर्मूला दिया है, पीडीए, यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। एनडीए के खिलाफ अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला अब चर्चा में है। मायावती ने पीडीए फॉर्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी की जमकर आलोचना की, तो वह यूपी बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बता दिया। ये तो स्पष्ट है कि दिल्ली में जीत का रास्ता लखनऊ से ही होकर गुजरता है। और बयानबाजी के इतर अगर बीते 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीते 2 चुनावों से बीजेपी का दबदबा रहा है। 2014 में बीजेपी ने 73 सीटें जीती, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती हैं, जबकि सपा और बसपा एक साथ मिलकर भी 19 के चुनाव में 15 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। आंकड़े इस वक्त कुछ ऐसे हैं कि सपा इस वक्त उत्तर प्रदेश में 111 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 5 सीटों पर ही सपा काबिज है। 52 सीटों के साथ कांग्रेस केंद्र में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसमें से उत्तर प्रदेश से मात्र एक रायबरेली की लोकसभा सीट है। कांग्रेस यूपी विधानसभा में घटते घटते मात्र 2 सीटों पर आज सिमट गई है। बसपा लोकसभा की 10 सीटों पर काबिज है, लेकिन यूपी में सिर्फ एक विधानसभा सीट ही हासिल कर पाई है। तो सवाल यही है कि पीडीए के फॉर्मूले से आखिर होगा क्या? कौन से दल साथ आएंगे? अगर आ भी गए तो सीटों के बंटवारे का क्या आधार होगा? इन सब के बीच बसपा क्या रणनीति अपनाएगी, चर्चा करेंगे। इससे पहले बयान। अखिलेश यादव हर चुनाव से पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और चुनाव बीतते बीतते उनके सपने टूट जाते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उनके सपनों को तोड़ देती है। ये 17 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 22 में हुआ, 23 के नगर निगम चुनाव में हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को खारिज कर दिया है। और अखिलेश यादव जी, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपकी दाल गलने वाली नहीं है, आप बुरी तरह पराजित हो। आज उत्तर प्रदेश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए लामबंद हैं। लेकिन कुछ नेता जो जनता के बीच में नहीं जाते, शायद उनको इसकी जानकारी नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठगने और छलने का काम किया, चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे अन्य मुद्दे, आज उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी जनता के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लामबंद है। पीडीए पे हमले हो रहे थे, लगातार उनके अधिकारों को कुचला जा रहा, तो केवल कांग्रेस पार्टी उनके अधिकारों के लिए लड़ रही थी। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ों, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी। तब अखिलेश यादव ट्विटर की राजनीति कर रहे थे। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के जो जनहित में मुद्दे हैं और उत्तर प्रदेश के अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, सबकी लड़ाई का कांग्रेस पार्टी लड़ती है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी निरंतर संघर्ष करती रहेगी। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ही लोग, उत्तर प्रदेश की जनता आशा की नज़र से देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस देश की बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस से अनिल शर्मा, एसएन सिंह जुड़ रहे हैं भाजपा से, कुछ ही देर में जयप्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले मैं सपा के पास से आना चाहूँगा। जयप्रकाश जी, पीडीए का फॉर्मूला इजाद किया गया है आने वाले चुनाव को लेकर, सपा काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। जाहिर तौर पर आपने विधानसभा सीट जो चुनाव लड़ा था उसमें सीटों में बढ़त जरूर देखने को मिली है, लेकिन लोकसभा को जो लेकर रणनीति बताई जा रही है वो कुछ नई लग नहीं रही है। इससे पहले भी इसी रणनीति के तहत आपने 2019 के भी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था, तब आप बसपा के साथ गठबंधन में थे और कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इस बार क्या नया होने वाला है? देखिए, जो पीडीए का फार्मूला है वो कोई नया नहीं है, क्योंकि अगर देखिए तो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई इस देश में, वो दलितों, पिछड़ों की सहभागिता, उनके हकूक के लिए ही लड़ी गई थी। और उसमें निश्चित रूप से जो विरासत डॉक्टर लोहिया की, कर्पूरी ठाकुर की हमें हासिल हुई है वाया मतलब स्वर्गीय नेताजी के, तो वो तो हमारी मूल जमीन है। अब ये जरूर है कि ये जो चुनाव होगा मित्र 2024 वाला, भारत में कई बार ऐसा होता है कि जो स्थापित सरकार होती है उसकी नीतियां या मतलब उसके आचरण से ऐसे हालात बन जाते हैं
चुनाव इसलिए नहीं होता कि जनता मतलब किसको चुनेगी, बल्कि ये होता है कि जनता उनसे मुक्ति चाहती है, और ये बहुत पहले से है। क्योंकि अगर आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी तो कोई रचनात्मक व्यक्ति थे, लेकिन एक ऐसा आक्रामक शब्द दिए तो वो उनको भगाने के लिए था। 77 में इंदिरा जैसी आयरन लेडी को इमरजेंसी के बाद अंत में मुक्ति के लिए वो वोट पड़ा था। फिर कहिए कि निश्चित रूप से 2004 में अटल जी के साइनिंग के अगेंस्ट भी इसीलिए पड़ा था। तो इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे सूबों में कहीं भी अगर कोई दलित है, पिछड़ा है, आधी आबादी, अकलियत का व्यक्ति है, तो उसके सामने स्पेस ही नहीं है। चूंकि इनका जो आचरण है, अगर ये डबल इंजन की सरकार कहलाती है, मोदी जी तो नीरो फोबिया हो गया है, या फिर कहिए कि वो अपने कैरेक्टर के बजाय नीरो वाला जीवन जीने लगे हैं। चूंकि वो 4 कपड़े बदलने में मग्न रहते हैं, मन की बात करेंगे तो रेलवे दुर्घटना वाले कहिए कि दृश्य को वो भूल जाएंगे, या हमारी जंतर मंतर पे बहनें जिन्होंने भारत माता का कई नाम रोशन किया, उनका नाम नहीं लेंगे। किसी नेहरू जी का या संगोल के राजतंत्रात्मक प्रतीक का नाम जरूर लेंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधानिक नैतिकता को तार-तार कर देंगे। और वैसे जहां तक जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, चूंकि डबल लोकसभा पे तो योगी जी का भी प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ का स्थिति ये है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर का ढिढोरा पीटा जाता है, मित्र उत्तर प्रदेश की ऐसी पुलिस है जो पुलिस लूट कर रही है। 50 किलो चांदी की चोरी आपने देखी। पुलिस के जो हायरार्की ऑर्डर है, दरोगा से लेके आईपीएस तक वसूली कर रहे हैं। इंद्रकांत त्रिपाठी क्रैशर व्यापारी था, बेचारा अपराधी नहीं था, उसकी हत्या हुई। होटल में घुस के कहिए कि विवेक गुप्ता हो या अरे वो कहिए कि एप्पल मैनेजर हो, उसको मार दिया गया। गरीब झोपड़ी अगर दिख गई, गरीबों से तो खास चिढ़ है, क्योंकि सामंती सोच संस्कार वाली पार्टी है ये। तो नेहा दीक्षित, प्रमिला दीक्षित को जिंदा जला दिया गया। तो अब ये है कि जो इनके मंत्री लोग हैं, 72 प्लाट पे कब्जा करने वाले मंत्री, किसानों को रौंदने वाले मंत्री, अयोध्या की जमीन लूट लेने वाले लोग। जयप्रकाश जी, आपने मुद्दे तो गिना दिए, लेकिन 18 करोड़ में बेच रहे हैं, 4 गुना दारू बिक रही है उत्तर प्रदेश में। आपने मुद्दे जरूर गिना दिए हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी जो नारा दे रहे हैं 80 हराओ बीजेपी हटाओ, इनको अगर आंकड़ों में देखें तो बड़ी जटिल स्थिति है। समाजवादी पार्टी की लोकसभा में मात्र 5 सीटें हैं। जिनके साथ गठबंधन की बात चल रही है उनकी हालत और भी ज्यादा खराब है। बसपा के साथ आपका गठबंधन था, आज मायावती समाजवादी पार्टी के ऊपर ही आरोप लगा रही है परिवारवाद का। तो गठबंधन आखिर होगा किससे? क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाशिए पर है। तो इस गठबंधन से हासिल क्या होगा? पीडीए का जो फॉर्मूला आपने इजाद किया है, उसे धरातल पर उतारने के लिए जो आंकड़े चाहिए वो तो इस वक्त है ही नहीं। अरे भाई, पीडीए कोई पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस नहीं है। पिछड़ा मतलब एक समुदाय है, और दलित अकलियत को जोड़ देंगे तो 90% आबादी है। और आप इनका असली चरित्र जानना चाहते हैं, ये पिछड़ों की बात करते हैं, उच्च सदन उठा के देख लीजिए एमएलसी यहाँ कहाँ है, कुम्हार है, कहार है, बढ़ई है, बरई है, या कहिए कि कुशवाहा है, कहाँ है? 33% राजपूत है उच्च सदन में। वो भी राजपूत अच्छे हो जाए तो ठीक है, जितने बाहुबली है, मतलब आप समझिए विनीत सिंह शोभा बढ़ा रहे हैं। और बनारस में सुदामा पटेल पिछड़े को घोषित तो कर दिया भाजपा ने, फिर उसे हरा के भारत के सबसे बड़े माफिया पार्टी को बैठा रखे हैं। आप देखेंगे तो जब सत्ता देने लगे तो पिछड़ों को देना नहीं है। 5 कृषि विश्वविद्यालय है, पिछड़ों के साथ धब्बा किए हैं ये। 5 कृषि विश्वविद्यालय में इसी बाबा के सजाती है, और बाबा की सजाती लोग घर कर रहे हैं, जाति हो गए। तो ये पिछड़ा दलित देख रहा है कि उसका वोट लिया जा रहा है, उसके हक पे डकैती डाली जा रही है। तो ये इसमें दल की क्या जरूरत है? ये लड़ाई निश्चित रूप से सामंतवादी ताकतों के बरस पिछड़े दलित आबादी और अकलियत की है। इसमें क्या भाजपा तो चलिए ठीक है, हसन साहब से जवाब ले लेते हैं। जनता ने उसे आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो 24 में फिर से मूसक भाव हो जाएगी, जो उसकी तारीख रही है। 2 आदमी पार्टी जाएंगे और 15 करोड़ महंगाई भत्ता बांटने में लग जाएगा। ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग जो मुजफ्फरनगर के दंगे में एक धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग जो तुष्टिकरण की कर रही थी वो मुसलमानों की नहीं है। 27 रुपया किसान की आय प्रति मुसलमान ही नहीं है।
सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो मुसलमान की है। जनरल एक मिनट। फेसबुक कोड पर देखिए 1 करोड़ ठीक है जयप्रकाश जी, एक मिनट। नहीं है मुसलमान एहसन साहब। 9 साल हो गया, खाली नेहरू को देके कुछ एहसन नहीं साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, भाजपा उत्तर प्रदेश में तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन हाल के जो राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर स्थिति ठीक नहीं है। आप भले ही कॉन्फिडेंट हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, आप ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक में जो जीत हुई है उसके बाद एक सवाल तो खड़ा हो रहा है। परिवार के अलावा किसी को घोषित करके परिवारवाद नहीं है। जयप्रकाश जी, आपने अपनी बात रख ली, उनकी सुन भी लीजिए। मठ के उत्तराधिकारी का परिवारवाद नहीं है, क्योंकि वो तो राज परिषद नहीं है भाई। भाई का बेटा परिवारवादी है जनता के, भूषण का परिवारवादी होगा। वो तो टाटा के साथ गए थे, वो तो स्वराज की लड़ाई थी। हाँ, मुसलमान पकड़ गए तो आतंकवादी। देखिए ऐसा है परिवारवाद तो हर पार्टी में है, लेकिन उन्होंने अपना परिवारवाद की अलग अलग परिभाषा बना रखी है। जिसको जो सूट करता है उसने अपने हिसाब से अपनी परिवारवाद की परिभाषा तय कर रखी है, तो उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। ये मुद्दा उसको लेकर है भी नहीं। एहसन साहब, सीधा सवाल आपसे ये है, उत्तर प्रदेश में आप काफी कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में खासतौर से आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, अलग अलग राज्यों में उनकी सीटों की अच्छी खासी तादाद है और प्रभाव भी। जयप्रकाश जी, आप ही बोल लीजिए, फिर मैं बैठ जाता हूँ। फोटो नहीं चाहते साहब के पात्रों कहते जो नौकरी एक जाति का, नौकरी एक कर दिया गया, उनको चिल्लाने के लिए भेज दिया गया। हमें तो इन पे दया आ रही है। जो यादव सिंह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश को बांट कर लूट लेने का कार्य करते हैं, जो शरण सिंह को बचाने का काम बीजेपी। चलिए, आप दोनों थोड़ा शांत रहिए, मुझे लग रहा है वो ज्यादा जरूरी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों बोल रहे हैं। नाविद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम आंकड़े देख चुके हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कई सारे ऐसे नए मुद्दे भी हैं जो निकलकर सामने आए, और जाहिर तौर पर 5 सालों में जो कार्यकाल रहता है उसका भी प्रभाव जनता पर पड़ता है। जैसा कि जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि कई सारे जनता के मुद्दे हैं जिन्हें दरकिनार करके पार्टी जो है सिर्फ अपना एजेंडा चलाती रही है। लेकिन अब पीडीए का जो फॉर्मूला है, समाजवादी पार्टी लेके जरूर आई है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या इसे एक सही फॉर्मूले में बिठा पाएंगे जो इनके सहयोगी दल है उनके साथ? नाविद जी। नहीं है, और विपक्षी दल चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई और दूसरा दल हो, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो भी लड़ता है वो इसी फार्मूले पे काम करता है। ये बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी जब हाशिए पे थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तब भी ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर ये उनके साथ थे और हैं और रहेंगे। ये ट्रेडिशनल वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा दलित, पिछड़ा और मुसलमान, ये जो है भाजपा अगेंस्ट किया जा सकता है, ये संभावना है। लेकिन पिछले 7-8 सालों से दलितों का और पिछड़ी जातियों के समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ है। मुसलमान भाजपा के अगेंस्ट वोट देता है, ये बात सही है। यादव भाजपा के अगेंस्ट वोट देता है, ये बात सही है। लेकिन गैर यादव पिछड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, और उसको वापस लाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बहुत प्रयास किए थे। किसी हद तक सफलता भी मिली थी। कुछ गैर यादव पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग की समाजवादी पार्टी के साथ आया भी, तभी समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत आगे बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था कि मुलायम सिंह यादव भी इतना वोट नहीं कभी ला पाए थे जितना अखिलेश यादव ले आए थे। लेकिन पिछड़ा वर्ग की बहुत सारी जातियां आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत विश्वास से जुड़ी हैं। दलित जो है वो भाजपा के साथ बहुत विश्वास से जुड़ा है। दलितों का वोट बसपा और भाजपा में बटा हुआ है। 10 से 15% अभी भी विश्वास भाजपा के साथ जुड़ा है। अखिलेश यादव ने बहुत प्रयास किए कि दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी करें, लेकिन उसमें सफलता होती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकारें रही तो यादव वर्सेस दलित, इनके बीच में एक बड़ी खटास रही है, बड़े जख्म रहे, उसको भरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अखिलेश यादव ये जो फार्मूला रख रहे हैं, इस फार्मूले में नई बात तो नहीं है, लेकिन इसके लिए उनको मायावती को साथ लेना पड़ेगा, और मायावती उनके साथ आने वाली नहीं है। मायावती, देखिए, जब अखिलेश यादव ने ये फार्मूला रखा, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी आती है,
समाज को जानते हैं। तमाम आरोप लगाने लगे। किसने किया? उनको मंदिर नहीं जाना, उनको चारपाई पे नहीं बैठने देना, उनकी इज्जत की मतलब अस्मिता लूट लेने का काम सामंती जातियों ने किया। यादव ने कब किया भाई साहब? समाज कब में यादव? आपको मत यादव बोलिए। आप क्या बात कर रहे हैं? मतभेद और इस तरह के टकराव की स्थितियां नहीं आई, क्या नाम नहीं बदले, जिसको नाम बदलने से यादव समाज और दलित समाज में बड़ी नाराजगी हुई, कुछ इस तरह के फैक्ट्स है और ये फैक्ट है तो बात को आपकी लड़ाई ठीक है, चलिए ठीक है। जयकर प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा। जितने भी फॉर्मूले बनाए जाए, एक मिनट एसन साहब, अनिल जी से बहुत देर से इंतजार करें। अनिल जी, जितने भी फॉर्मूले बना लिए जाए, कितना भी कुछ कर लिया जाए, एक बात तो स्पष्ट है, अगर विपक्ष को इस चुनाव में आगे बढ़ना है तो उन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राज्यों के चुनाव में जिस तरह से आप लोग लड़ते भिड़ते रहे हैं, चाहे आप तृणमूल कांग्रेस की बात कर ले, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तो फॉर्मूले कितने भी बना लिए जाए, आप लोगों में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में। अभिषेक जी, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर जितने बैठे हुए हैं प्रवक्ता महोदय और वरिष्ठ पत्रकार जी और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरगर्मियों जितनी गर्म हो रही हैं, केवल भटकाव की ओर राजनीति को ले जाने का प्रयास है। पूरे भारत में सारा विपक्ष एकजुट हो चुका है पूरी तरह से। इस पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष की एकजुटता को तोड़ने के लिए लोग तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में बीएसपी काम कर रही है। बीएसपी अभी तक जो पिछले चुनावों में नदारद रही, जिसका बयान एसएन सिंह जी सब सुन लीजिए, मैं काफी देर से आप सभी को सुन रहा हूं, सुन लीजिए आप पूरी बात। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, उसके बीच में बोलिएगा। पूरे बीएसपी का कहीं अता पता नहीं था। जो बीएसपी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही थी, आज अचानक से जाग उठी है और ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जिससे आपस में वैमनस्यता पैदा हो। एसन साहब बोलिए। आप म्यूट कर देंगे तो बोलने कहां देंगे आप? एसन साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। आप हमारी बात अनिल जी, आप, हाँ, उनके साथ कुछ तकनीकी समस्या, वो कुछ बीच में बोल रहे थे। अनिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती जी का कहीं अता पता नहीं था। अचानक से एकदम से जैसा बोतल का जन्म निकल आता उस तरह से निकल आई बीजेपी के। लेकिन आप बसपा की छोड़िए, आप कांग्रेस को देख लीजिए। कांग्रेस के पास कितनी सीटें इस वक्त, चाहे लोकसभा देख लीजिए या विधानसभा। कांग्रेस के पास, मैं आपको एक बात बताऊंगा, कांग्रेस के पास सीट भले ही कम हो, लेकिन कांग्रेस के पास हौसला है। कांग्रेस में जनता के बीच में जा रही है, कांग्रेस के साथ जनता जुड़ रही है। तो क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ सीटों को लेकर समझौता करेगी जी? क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर समझौता करेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इस वक्त अगर किसी के पास है बीजेपी के बाद, तो वो सपा के पास ही है। समय बहुत पूरा। अभी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ब्रजलाल खाबरी जी ने स्पष्ट कर दिया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन भविष्य तय करेगा लोकसभा चुनाव के नजदीक कि क्या स्थिति पैदा होती है, उस वक्त क्या स्थिति बनेगी। नावेद जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप 24 के चुनाव में चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि इस तरह का आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ नहीं। और एक तरफ जब अभी आपने खुद ही कहा कि तमाम दल एकजुट हो रहे हैं, और फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि सब अलग अलग लड़ेंगे चुनाव, तो ये कैसे संभव है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ भाई साहब, क्यों बात पार्टी हाईकमान जो तय करेगी। केंद्रीय टीम लगी है कि सब गठबंधन में आए, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको बड़े भाई का फर्ज निभाना चाहिए। गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व आप ही करेंगे, क्षेत्रीय दल प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। पहले तो इस मतलब भाजपा रूपी राक्षस से मुक्ति पाइए, जो देश के बेरोजगारी, अमन चैन, साजिश भाजपा का तो अंत निश्चित है। भाजपा तो अपने हर हथकंडे को अपनाने में लगी हुई है। अरे 20 सीट पे आपका नंबर 2 की पोजीशन थी, उसकी बातचीत कर सकते हैं। बाकी 80 पे सबसे बड़े दल हम कहें 80 पे हम लड़ेंगे, बहन जी बी टीम है वो आ जाए, तो ये इस तरह की बातें सार्वजनिक करने से बचिए, गंभीरता से बात। दिस इज एग्जैक्टली माय पॉइंट कि आप आपस में गठबंधन करिए, सीटों का बंटवारा कीजिए, जो भी है, लेकिन जरूरी यह है कि जनता तक एक सही मैसेज पहुंचे।
लेकिन ये जो इस वक्त स्थिति है यही मैसेज जनता तक पहुंचता है और फिर इस तरह के गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाता। देखिए, जनता की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, अल्पसंख्यक की हो, दलितों की हो, पिछड़ों की हो, अगड़ों की हो। राहुल जी के नेतृत्व में, हम लोग खड़गे जी के नेतृत्व में लड़ाई को लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ना केवल अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। इधर केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है, बड़े ओहदे पर होने के बावजूद समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इनकी शालीनता कहां चली गई है। ब्रजभूषण सिंह जैसे अपराधी को बचाने का भी बीजेपी ने काम किया, कुलदीप सेंगर को बचाने का काम किए, अनेक अपराधियों को बचाने का काम बीजेपी करती है और गुंडों की पार्टी दूसरी पार्टियों को कहती है। वापस लेते हैं, को अपनी कुछ नीतियां बदलनी पड़ेंगी। चलिए, इस पर आऊंगा मैं कि सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है, लेकिन उससे पहले एहसन साहब बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। एहसन साहब बोलिए, आप क्या कह रहे थे तब? सवाल हमसे है आपका? जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अनिल जी जब कुछ कह रहे थे। मैं अपने मित्र को कहूंगा कि सबसे बड़े अपराधियों की अगर कोई पार्टी है तो वो तो कांग्रेस पार्टी है। उसके ऊपर तो बहुत बड़ा अपराध लगना चाहिए। मुझे लगता है कि एक आध अपराध किसी के ऊपर होंगे, लेकिन कांग्रेस ने तो सिखों की हत्या करवा दी, कई हजार सिखों को मरवा दिया। कांड के अपराधियों मुसलमानों की हत्या बन गई समाजवादी पार्टी। जब आज का अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज होता कांड में हत्या करवाने वालों, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के लोगों को महिलाओं बेटी को मरवाने वालों, ये प्रधानमंत्री ड्रेस बदल रहे हैं, भर गया प्रधानमंत्री के दिया। चलिए ठीक है, एहसन साहब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं, समय वैसे ही बहुत सीमित है। एक सवाल है, आप उत्तर प्रदेश को लेकर कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाए, दूसरे राज्यों में स्थिति हम देख रहे हैं। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कोई है? किसान कहेंगे परिवार वालों, कुंडई के ऊपर निर्भर रहने वालों, आखिर क्या होगा? केजरीवाल जी आपको मानने के लिए तैयार है नहीं, तो मुझे नहीं लगता है। कहावत है, कर भैया चिंता कीजिए, सत्ता जाने वाली है, झोला उठा के भागने का समय आ गया। आपका इतिहास कौन सा संसदीय? एहसन साहब, बड़ी बैठक होने जा रही है इस बार तमाम पार्टियों के बीच में, और इनकी एकजुटता के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की अनदेखी को कारण बताया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? भाजपा के फासिस्ट शासन तंग है। भारत के आईन को बचाने के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए जनता भाजपा को मुक्त करेगी। प्रदेश में शासन नहीं देना चाहती, जातिवादियों के हाथ में शासन नहीं देना चाहती। बात की बात करने वाले बीजेपी के लोग आपको चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय यहीं पे समाप्त होता है और जाहिर तौर पर जो नया फॉर्मूला इजाद किया गया है, इतना नया तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर एक साथ आएंगी तो उनको लेकर क्या शर्तें होंगी, किन चीज़ों पर समझौता होगा, समझौता हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में एकजुटता देखने को मिल रही है। जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज एक साथ आ रहे हैं और एक बड़ी बैठक आने वाले दिनों में देखने को मिल रही है। लेकिन इस एकजुटता के पीछे क्या बीजेपी इसको नज़रअंदाज कर रही है? क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर जाहिर तौर पर कॉन्फिडेंट है, लेकिन दूसरे राज्यों को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है, या क्या इस बार रणनीति में कुछ बदलाव किया जाएगा? इन तमाम सवालों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर देंगे विराम। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।